वंदे मातरम। पश्चिमांचल लाइव आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गाजियाबाद में स्कूली बच्चे की मौत का मामला। बच्चे की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने जिलाधिकारी गाजियाबाद से रिपोर्ट तलब की है। स्कूली बस में 12 साल के बच्चे की मौत हुई थी। खंबे में सिर टकराने से बच्चे की मौत हुई और बच्चे ने उल्टी करने के लिए अपना सिर निकाला था। परिजनों का बस ड्राइवर और स्कूल पर बड़ा आरोप है। ड्राइवर और स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से ये घटना घटी है, ये परिजनों का कहना है। नाराज परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा भी काटा और हंगामे के दौरान गुस्साए परिजनों ने स्कूल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी की। जिले में हापुड़ रोड पर मौजूद है ये स्कूल। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके की पूरी घटना है। तो यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले 12 साल के बच्चे की स्कूल जाने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और इस पूरे मामले में परिजन और स्कूल प्रशासन के दावों की पुलिस ने जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है, क्योंकि परिजन जो पक्ष है वो कुछ और कह रहा है, स्कूल प्रशासन जो है वो कुछ और कह रहा है। बताते चले कि मोदी नगर इलाके में बुधवार को 12 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बच्चा अपने घर से स्कूल बस के लिए जरिए स्कूल के लिए रवाना हुआ था और दावा ये भी किया जा रहा है कि बस में स्कूल जाते समय बच्चे का सिर सड़क पर किसी खंबे से टकराया और हादसे में उसकी मौत हो गई। हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ कर आ रहा था। गाड़ी में बैठ कर आने के बाद में यहाँ पे बता रहे हैं कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से। उसको वोमिटिंग बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का और सिर पोल से टकराया उसका। ये जीवन हॉस्पिटल लेके गए, जीवन हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया इन्होंने, हम लोगों को ऐसी परेशान कर रहे। और अब पहुँचे हैं तो जाके जो है वो इतना एक्सपायर हो चुका था। कहाँ की घटना, कौन से स्कूल में पढ़ता था ये बच्चा? दयावती में। तो किस चीज़ से बच्चा क्या सिर आ गया? सिर तो ये अभी तो कुछ यही बता रहे हैं, इस तरह की घटना हुई, ऐसा कुछ हमारे तो लगता नहीं कि कोई ऐसी घटना हुई हो। आज सूचना मिली थी सुबह कि एक बच्चा है जो कि 5वीं का छात्र है, स्कूल बस में बैठा हुआ था, तो किसी भी कारण से उसके हेड इंजरी हुई, बस किसी चीज़ में टकराई, तो उसके बाद से हेड इंजरी के बाद से उसका अधिक रक्त बह जाने के कारण उसको अस्पताल ले जाया गया, तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें जो ड्राइवर है उसको हम लोग लगे हुए हैं तलाश करने के लिए, और अन्य जो भी लोग थे, कुछ लोगों को इसमें मामले में हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ इसमें की जा रही है। और हमारे संवाददाता यशपाल कसाना हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए। यशपाल, मोदी नगर इलाके में बुधवार को ये घटना घटी जिसमें 12 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। हालांकि परिजन पक्ष का ये कहना है कि स्कूल प्रशासन और ड्राइवर की लापरवाही से ही हादसा हुआ, लेकिन स्कूल प्रशासन ये कह रहा है कि तबियत खराब होने के चलते और जिस तरीके से उल्टी करने के लिए बच्चे ने सिर बाहर निकाला बस से और इसी दौरान यह हादसा हुआ। अभी क्या कुछ कहना है परिजन पक्ष का? देखिए, आपको बता दें कि आज गाजियाबाद में बड़ा ही बेहद एक दुखद हादसा हुआ। जो मोदी नगर में एक छोटा बच्चा जो कि 11 साल का था, 4वीं क्लास में पढ़ता था, मोदी नगर में हापुड़ रोड पर स्कूल है, वहां पर वो अपने घर से बस में बैठकर जा रहा था। तो स्कूल के द्वारा बताया गया है, उनका कहना है कि बच्चा स्कूल की बस से बाहर देख रहा था। हालांकि उन्होंने बताया कि बच्चे को उल्टी हो रही थी, बच्चा उल्टी करने के लिए बाहर देख रहा था, और वहीं जब किनारे पे कोई खंबा था बिजली का जिसमें बच्चे का सिर लगा, उसकी वहां पर घायल हुआ था। अस्पताल लेकर जब पहुंचे तो बच्चे की मौत हो गई। ये स्कूल उनका कहना, परिवार के लोगों का कहना है कि इसमें लापरवाही है। स्कूल के जो संचालक है उनके द्वारा स्कूल बस में किसी ऐसे टीचर को जो बच्चों की देखरेख करे उनको नहीं बैठाया जाता। ड्राइवर की इसमें लापरवाही है, क्योंकि छोटे बच्चों को जब स्कूल से परिवार के लोग भेजते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बच्चों की बस में बैठाते ही परिवार के लोग स्कूल के ऊपर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चों को लाना ले जाना उन्हीं का काम होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही निकल के आई है, इसमें बस ड्राइवर की लापरवाही है। वहीं अगर बात करते हैं गाजियाबाद प्रशासन की, तो गाजियाबाद प्रशासन पुलिस द्वारा इस मामले में स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ड्राइवर है उसके खिलाफ भी इसमें धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और
प्रिंसिपल जो स्कूल के थे उसको भी इसमें गिरफ्तार किया लेकिन गया है। यशपाल, परिजन पक्ष जो है वो अपनी अलग दलील दे रहा है, स्कूल प्रशासन की तरफ से अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? अभी तक पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का अभी तक की कार्रवाई में? देखिए, आपको बता दें कि छोटे बच्चे की मौत है, हादसा है, लापरवाही इसमें स्कूल के द्वारा, स्कूल संचालक के द्वारा कह सकते हैं, अभी बस जो चला रहा था ड्राइवर, उसकी लापरवाही इसमें है। तो ये हादसा है और जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है इसमें मानते हुए कि 302 का जो मुकदमा दर्ज किया गया, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है स्कूल के संचालक के खिलाफ, प्रधानाचार्य के खिलाफ और बस ड्राइवर के खिलाफ, तो ये सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। लेकिन यशपाल, अगर बच्चा स्कूल बस में था तो जाहिर तौर पर स्कूल के और भी बच्चे बस में रहे होंगे उस वक्त। क्या स्कूल के बच्चों से और बस में मौजूद उस वक्त जो बच्चे थे उनसे क्या पूछताछ की जा रही है? क्या उनके परिवार वालों से इस बाबत कोई पूछताछ हो रही है पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी, उनका कहना है कि हर एंगल से इसमें जांच की जाएगी। बच्चों से भी बातचीत इसमें की गई है, लेकिन अभी पुलिस के द्वारा इसमें ज्यादा जानकारी मीडिया के द्वारा साझा नहीं की गई है। बस सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जो प्रधानाचार्य के खिलाफ और स्कूल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की गई, गिरफ्तार कर लिया गया है उनको। और जैसा कि आप ये भी जिक्र कर रहे हैं यशपाल कि प्रधानाचार्य को कहीं ना कहीं पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ कहना है प्रधानाचार्य का, स्कूल प्रशासन का इस पूरे मामले पर? देखिए, बता दें कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ अब जो पुलिस की जो कार्रवाई है, सबसे बड़ी लापरवाही का मामला जो सामने आया है, क्योंकि जब छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं तो स्कूल के द्वारा ही स्कूल की जिम्मेदारी है छोटे बच्चों की देखरेख के लिए उसमें किसी ऐसे कर्मचारी को तैनात किया जाता है जो बच्चों की देखरेख रखते हैं। ऐसे में बस में किसी का तैनात ना होना, ये सबसे बड़ी लापरवाही स्कूल की सामने आई है। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने स्कूल के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की है, जो प्रधानाचार्य के साथ साथ जो स्कूल के जो संस्थापक, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जी यशपाल, लेकिन बेहद ही चिंता का विषय है क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब स्कूल जा रहे किसी छोटे बच्चे के सामने ऐसा कोई घटनाक्रम सामने आया हो उसको लेकर, बल्कि ऐसे कई और मामले भी सामने आ चुके हैं। लेकिन सवालिया निशान स्कूल प्रशासन पर खड़े होते हैं, साथ ही साथ जिला प्रशासन पर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार जिला प्रशासन ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई आगे तक क्यों नहीं कर पाता है। हमने इससे पहले भी कई तस्वीरें देखी है, कई मामले ऐसे देखे हैं जहां पर स्कूल जाते बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, लेकिन स्कूल प्रशासन अपनी गलती कबूलने की बजाय दूसरे पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करने लगता है। देखिए, आपको बता दें कि आए दिन मैं मानता हूं कि हादसे हो सकते हैं, देखने में भी आते हैं, लेकिन अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन द्वारा कदम तब उठाए जाते हैं जब कोई हादसा सामने आ जाता है। अब जैसे ये हादसा सामने आया, इसके बाद अब प्रशासन और स्कूलों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगा और स्कूलों को जरूर, जाहिर सी बात है, इसमें स्कूल संचालकों के साथ मीटिंग की जाएंगी और उनको हिदायत दी जाएंगी कि कोई छोटे बच्चों को देख रेख में लाया जाए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसमें थोड़ी ढील छोड़ देता है आए दिन स्कूलों के साथ इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं। जी ठीक, यशपाल अपनी नजर बनाकर रखिएगा, लगातार आपसे जानकारी अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए। वहीं मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। वहीं यूपी के गाजियाबाद में एक उद्योगपति पीएम मोदी के इस प्रोजेक्ट को लेकर खासे संजीदा नजर आ रही हैं और उनमें काफी सफलता भी उन्हें मिल रही है। बताते चले कि गाजियाबाद में बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के एमडी संजीव सचदेवा पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को लेकर खासा उत्साहित नजर आ रही हैं और इसी का नतीजा ये है कि जिन दर्जनों उत्पादों के लिए पहले केवल आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता था, वो आज इनकी फैक्ट्री में ही तैयार किए जा रहे हैं। इनमें चाहे मेट्रो स्टेशन पर इस्तेमाल किए जाने वाले AFC गेट हो, टिकट वेंडिंग मशीन हो या फिर इस तरह के कोई भी और प्रोडक्ट्स हो, संजीव सचदेवा की तरफ से बनाए जा रहे उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी खरे उतर रहे हैं। और यही नहीं, इन प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता का ही कमाल है कि अपने देश की पूरी होने के बाद शीघ्र ही इन्हें अन्य देशों के लिए निर्यात के लिए भी भेजा जा रहा है। के बाद से इसमें बहुत बदलाव आना शुरू हुआ है और जैसे कि मैंने आपको भी कहा कि इवन 2 साल कोविड में लगाने के बाद जो हमें समय मिला अपने घर में बैठ के चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, रिवर्स इंजीनियरिंग करने का,
उसके बलबूते पे जो हमें सरकार से सहयोग मिला, आज हमने उन चीज़ों को यहाँ पर रीडेवलप किया और अपनी डिपेंडेबिलिटी या डिपेंडेंस इंपोर्ट से कम करते हुए उसको मेक इन इंडिया में कन्वर्ट कर दिया। आने वाले समय में कानपुर मेट्रो के जो आपके ऑटोमेटिक फेयर करेक्शन गेट्स हैं, टिकट वेंडिंग मशीन्स हैं, टोकन डिस्पेंसिंग मशीन्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट अपनी गाज़ियाबाद की फैक्ट्री में मेक इन इंडिया और मेक इन यूपी में बनने जा रहे हैं। और वहीं गाजियाबाद में नगर निगम का एक्शन देखने को मिला, जहां सालों से निगम के में टिके 2 जेई को रिलीव कर दिया गया है। बताते चले कि निगम कार्यालय में शराब पीने का मामले में एक्शन लेते हुए नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने यह कार्रवाई की है और जेई योगेश कुमार और कपिल मोहन को रिलीव कर दिया गया है। तो गाजियाबाद में नगर निगम का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां सालों से निगम में टिके 2 जेई को रिलीव कर दिया गया है। कार्यालय में शराब पीने के मामले में एक्शन लिया गया है, जहां नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने यह कार्रवाई की है। यूपी की सरकार जन जन तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करवा रही है और इसी कड़ी में परतापुर के भूबराल में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। दरअसल इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन सांसद राजेंद्र अग्रवाल और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुधीर कुमार, डॉक्टर ओंकार और अंतेश ने फीता काटकर किया और इस स्वास्थ्य मेले के दौरान स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में लगे कई स्टॉलों पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी भी दी गई और साथ ही साथ स्वास्थ्य मेले में आए 300 से ज्यादा आगंतुक मरीजों ने पंजीकरण कराकर स्वास्थ्य लाभ लिया। आपको बताते चले कि इस खास मौके पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की विस्तार से चर्चा भी की और ये भी कहा कि बीजेपी सरकार आम लोगों के हितों का पूरा ध्यान रख रही है और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाओं का संचालन भी किया जा रहा है। मेले में आए लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुधीर सिंह ने ये कहा कि मेले में मरीजों का पंजीकरण कराने के साथ आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयों के स्टॉलों पर भी जानकारी दी गई और इस मेले में 300 से ज्यादा मरीजों का पंजीकरण किया गया। आयोजन के लिए सभी को, सरकार को और सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का जो आयोजन है, आज़ादी के 75वें साल पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये एक हेल्थ मेले के रूप में आज हम लोगों ने मनाया। इसमें मुख्य तौर पर जो नोडल विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग है। इसके साथ में मिलकर अन्य विभागों ने भी अपने स्टॉल यहाँ लगाए। माननीय सांसद जी राजेंद्र अग्रवाल जी ने इसका उद्घाटन किया था आज और लगभग 200 से ऊपर पेशेंट्स आ चुके हैं आज यहाँ पे और जनता आ चुकी है। जिन लोगों ने जो सरकारी योजनाएं हैं अलग अलग विभाग की, उसमें क्या क्या योजनाएं हैं और कैसे उनका लाभ उठाया जा सकता है, उसके लिए स्टॉल लगाए सभी विभागों ने। और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्पेशल ये किया गया कि सुभारती मेडिकल कॉलेज से रिक्वेस्ट करके कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों को यहाँ बुलाया, जिससे कि लोगों ने उसका लाभ उठाया है अभी तक और लोग अभी भी आ रहे हैं लगातार। फिलहाल पश्चिमांचल लाइव में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। स्वागत है ब्रेक के बाद। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। मेरठ से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर मेरठ विकास प्राधिकरण में कमिश्नर डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने छापेमार कार्रवाई करते हुए बोर्ड बैठक से पहले एमडीए का निरीक्षण किया। इसी दौरान एमडीए के सभी पटलों का निरीक्षण के साथ ही साथ कमिश्नर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने अटेंडेंस और टाइमिंग रजिस्टर की भी चेकिंग की और साथ ही साथ इस दौरान फाइल प्रोसेसिंग में लगने वाले टाइम को भी कमिश्नर ने जांचा। मौके पर उन्होंने अवैध निर्माणों पर अंकुश और रोक लगाने का आदेश दिया है। आज मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक है। उससे पहले मेरठ विकास प्राधिकरण के सभी पटलों का निरीक्षण किया गया और ये देखा गया कि आखिरकार लोग किस समय आते हैं,
उसके बाद जो फाइल के प्रोसेसिंग में जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है, लोगों के पास जो काम दिया गया वो कितना काम दिया गया, कुछ लोग ऐसे कैसे लोग हैं जो बिना काम के घूम रहे हैं या उनकी यूटिलिटी बहुत कम है, उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अवैध निर्माणों पे जो अब लगातार होते रहते हैं उन पे क्यों अंकुश नहीं लग पा रहा है, उसके लिए बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं और साथ ही अब हर जोन में सब जोन है, तो कुल मिला के हमारे पास 16 सब जोन हैं। 16 सब जोनों में सिर्फ एक जेसीबी काम करती है। अब 16 सब जोनों में 16 जेसीबी काम करेंगी, यानी कि 16 गुना ये रफ्तार पकड़ेगा। सहारनपुर से आपको अगली खबर बताएं, जहां के देवबंद में उप जिलाधिकारी की तरफ से नागल में एक सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया। दरअसल इस दौरान उन्होंने ये भी जानकारी देते हुए बताया कि देवबंद तहसील क्षेत्र के गांव नागल में लगभग 7,000 मीटर सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। वहीं ऐसे ही कब्जे और भी चिन्हित किए गए हैं और बहुत ही जल्द वो भी कब्जा मुक्त कराई जाएंगी। वहीं उप जिलाधिकारी के लगातार सरकारी जमीन कब्जा मुक्त अभियान से सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कल नागल में सरकारी भूमि से कब्जा हटा गया है। लगभग 7,000 मीटर ज़मीन थी वो, और उस पर गेहूँ बोए गए थे और उनको जो है हटवाया गया है पूरा कब्जा। और ऐसे ही कब्जे और भी हम लोगों ने सारे गांव में चिन्हित कराए हैं और सभी प्रकार के जो अवैध कब्जे जिनके द्वारा किए गए हैं वो सब हटाए जाएंगे। मुजफ्फरनगर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई और इसमें एक पशु चोर घायल हो गया है। आपको बता दो चले कि पशु चोर भैंस को चोरी कर कार में चढ़ा रहे थे और इसी दौरान पुलिस को आता देख पशु चोरों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए, जबकि मौके से कुछ बदमाश पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते से फरार होने में कामयाब भी रहे। पुलिस ने इस दौरान घायल पशु चोरों से एक बोलेरो गाड़ी, एक भैंस, 2 तमंचे और कारतूस बरामद कर लिए हैं। जनपद में विगत कुछ दिनों से भैंस चोरी की घटनाएं घटित हो रही थी। इसको देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया था। कल रात में थाना जानसठ को सूचना प्राप्त हुई कि महलकी गांव से भैंस चोरी की घटना हुई है। तत्काल जो सक्रिय टीम थी उसने पता किया, पीछा किया, तो मीरापुर दलपत नाले के पास एक बलेरो पिकअप गाड़ी में भैंस चढ़ाते हुए कुछ बदमाश दिखे। जब बदमाशों को पकड़ने की और घेरने की कोशिश हुई तो बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। और वहीं बागपत में सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने आज दिल्ली वाया शामली रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों में व्याप्त समस्याओं का जायजा लिया। साथ ही साथ ट्रेन में यात्रियों के साथ सवार होकर डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने समस्याओं के बारे में जानकारी भी हासिल की। साथ ही साथ सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने का भी आश्वासन और भरोसा यहां पर लोगों को दिया गया। दरअसल बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने लोगों से रूबरू होने के लिए रेलवे रूट का रुख किया। उन्होंने रेलवे स्टेशन बड़ौत पहुंचकर निरीक्षण किया। के चक्कर में कारण 5 ट्रेनें रह गई, तो लोगों की मांग ये है कि ट्रेनों की संख्या जो यथावत की जाए, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए। मैं आप सब लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे बहुत ही कर्मठ माननीय रेल मंत्री श्री वैष्णव जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उससे पहले भी हमारे जो रेलवे मंत्री थे श्री पीयूष गोयल जी, श्री सुरेश प्रभु जी के जमाने में ये हुआ था कि हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन जो है विद्युतीकरण हो गया। अब ज्यादा ट्रेन चलाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं ये डिमांड करता हूँ कि मैंने ये डिमांड ये की थी, इसका दोहरीकरण किया जाए। हमारा जो जिसको हम मेट्रो कहते हैं, लेकिन मेट्रो से भी अच्छी जिसको RRTS बोलते हैं, रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम, वो हमारा 2nd फेज में मंजूर हुआ है। उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ।
और अब आपको खबर बागपत से बताएं, जहां पर महिला आयोग की सदस्य ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। दरअसल निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां पर बालिकाओं को दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यहां मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए उन्हें जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। आज यहाँ बच्चों में कस्तूरबा में मैं आई थी निरीक्षण करने के लिए। दूसरा था समाज कल्याण इसके लिए कार्यक्रम शक्ति महिला शक्ति के लिए ये आंगनबाड़ी बुलाई थी सारी, और सारी स्कूल की बच्चियाँ थी। आंगनबाड़ियों को ये बताया था कि क्या क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या क्या उनको करना चाहिए, और क्या सरकारी योजना है जो नीचे तक नहीं पता है। मैंने कई आंगनबाड़ियों से पूछा तो उनको पता भी नहीं था कि क्या योजना है। तो वो हमारी योजनाएं धरातल तक जानी चाहिए, जो कि सबको पता रहनी चाहिए। ये मैंने उनको बताया। नोएडा में परिवहन विभाग फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है और इसी कड़ी में परिवहन विभाग ARTO के अजय मिश्रा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि नोएडा में दोबारा से स्कूल खोलने के बाद परिवहन विभाग ने स्कूल बस की जांच करनी शुरू कर दी है और काफी लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं, जिसको लेकर जिन स्कूल बसें को अभी तक अपना फिटनेस और कागजात पूरे नहीं किए, उनके खिलाफ परिवहन विभाग की तरफ से चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने महीने में 50 बसों का चालान किया है और 200 से ज्यादा बसों को नोटिस भी भेजा है। अभी जो स्कूल हैं कि कोरोना के कारण काफ़ी लंबे समय से बंद थे, तो अभी खुले हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात भी है कि स्कूल काफ़ी लंबे समय के बाद खुले हैं और बच्चे हमारे फिर से स्कूल जा रहे हैं। लेकिन हमारा ये भी एक दायित्व बनता है कि जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो कोरोना से भी सुरक्षित रहें और सड़क पर परिवहन के साधनों में जिनमें जो जा रहे हैं वो भी सुरक्षित हों, ताकि कोई दुर्घटना इत्यादि घटित ना हो। तो इस क्रम में हम लोगों ने शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूलों को एक नोटिस भी जारी किया है कि जो भी उनके गाड़ियों की फिटनेस या डॉक्यूमेंट, परमिट इत्यादि जो भी इस दौरान वाहन जो खड़े रहे हैं, इस दौरान जो भी ख़त्म हो गए हों, उनको वो यथास्थान गाड़ियों की रिपेयरिंग कराएं, सही से फिटनेस के लिए गाड़ियां प्रस्तुत करें और परमिट इत्यादि यदि पूरे नहीं है तो उसको भी सही करा लें, ताकि किसी भी तरीके की असुविधा से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त हमारे कार्यालय से 200 से अधिक वाहनों को जिन्होंने फिटनेस समय पर नहीं कराई थी, तो उनको नोटिस भी भेजे गए हैं कि यदि किसी कारण से आप लोग नहीं करा पा रहे हैं तो तत्काल इनको वाहनों को कार्यालय प्रस्तुत करें, ताकि उनकी फिटनेस वाहनों को चेक करके की जा सके। इसके साथ ही जो परिवहन विभाग की जो प्रवर्तन दलों के द्वारा ऑन रोड भी चेकिंग की जा रही है, तो जो वाहन मानकों को पूरा करते हुए नहीं पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ चालान बंद की कार्रवाई की जा रही है और इस क्रम में 50 से अधिक स्कूल वाहनों पर इस महीने कार्रवाई। और वहीं DIG शलभ माथुराज रामपुर पहुंचे और रामपुर पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस के साथ मुख्य बाजारों में पेट्रोलिंग की। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार, CO अनुज चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं DIG ने रामपुर के मुख्य बाजारों में पुलिस के साथ पेट्रोलिंग की। इसके साथ ही साथ DIG शलभ माथुर ने पुलिस लाइन में सभी CO और थाना अध्यक्षों के साथ मीटिंग की और मीटिंग में आने वाले त्योहारों को लेकर भी चर्चा हुई। हम रेगुलर रूप से फुट पेट्रोलिंग करते हैं। इन दिनों में खास तौर से जो हमारे प्रमुख मार्केट है, बाजार है, उसमें वरिष्ठ अधिकारी भी जाते हैं। आज रामपुर में यहाँ पे के पुलिस अधीक्षक और उनकी पूरी टीम, और जैसा आपने देखा कि हमारी पुलिस फोर्स के जवान इनके द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जाती है। जो प्रमुख मार्केट है, शाम के टाइम पर भीड़ भाड़ ज़्यादा जनता में सुरक्षा का भरोसा देने के लिए ये फुट पेट्रोलिंग हम लोग के द्वारा की जाती है। सो बेसिकली ये अभी तो रूट आगे भी चलेगा। आपने देखा कि किराया वहाँ से शुरुआत शाहबाद थाने के अंदर और भी जितना भी अंदर गलियाँ हैं या जहाँ पर भी भीड़ भाड़ है, वैसे ये हमारे पूरे रेंज के अंदर जैसा कि निर्देश है मुख्यालय शासन स्तर से